oogenesis मीन्स फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम के दौरान जो हमारे जर्म सेल्स हैं वो ओवम में कन्वर्ट होते हैं। यहाँ पर oogonia दैट इज द जर्म सेल्स दैट इज प्रेजेंट इन द ओवरी। अब यहाँ पर एक डिफरेंस रहेगा, स्पर्मेटोजेनेसिस जो है वो प्यूबर्टी में स्टार्ट होती है मेल्स के अंदर, बट oogenesis जब हम अपनी मदर के वॉर्म के अंदर थे, यानी कि हम अपनी एम्ब्रियोनल स्टेज में थे, तभी वो स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड जी0 फेज में ये प्रोसेस चली जाएगी और जब तक हमारी प्यूबर्टी नहीं आ जाती ये जी0 फेज में ही रहता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी फर्स्ट ओवम जब हमने रिलीज किया तब वो कहीं दोबारा से सेल साइकिल के अंदर आया, अदरवाइज वो जी0 फेज में ही अरेस्ट रहता है। फर्स्ट प्यूबर्टी मींस फर्स्ट जो आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है उस दौरान आपकी प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और प्यूबर्टी से लेके टिल मेनोपॉज ओवम रिलीज होता रहता है। मेनोपॉज जो है आपका एट द एज ऑफ 50 स्टार्ट हो जाता है और बिफोर दैट इट कैन स्टार्ट। आफ्टर दैट दिस प्रोसेस सीजेस। क्लियर? सो oogenesis इज द फॉर्मेशन ऑफ ओवम। फॉर्मेशन ऑफ ओवम होता है oogonia से, जो कि हमारे जर्म सेल्स हैं, germ cells, that is diploid cells. They will undergo mitosis or differentiation process. ये जो प्रोसेस है ये आपका एम्ब्रियोनल स्टेज में होता है, जब एक गर्ल अपनी मदर के वॉर्म के अंदर होती है, एंड इट विल फॉर्म प्राइमरी oocyte। जब एक लड़की का बर्थ होता है तो सिर्फ 60,000 से लेके 70,000 ही प्राइमरी oocyte उसकी ओवरी में रहते हैं। उसके बाद कुछ डीजेनरेट हो जाते हैं तो बहुत कम प्राइमरी oocyte ही उसकी हर एक ओवरी के अंदर रहेंगे। ड्यूरिंग डिलीवरी और फिटल लाइफ में जब वो होती है तो उसके 60,000 से लेके 70,000 हर एक ओवरी के अंदर, यानी कि हमारे पास 2 ओवरी है, हर ओवरी के अंदर इतने प्राइमरी oocyte बच जाते हैं। These primary oocyte will undergo meiosis। meiosis स्टार्ट हो चुकी है हमारी फिटल लाइफ के अंदर ही, बट वो अरेस्ट हो जाती है, वो चली जाती है हमारे जी0 फेज के अंदर। क्लियर? जो हमारा प्रोफेज 1 रहेगा मियोसिस का, उसी टाइम दौरान वो जी0 फेज में चली जाएगी। जब तक हमारी प्यूबर्टी नहीं आती वो जी0 फेज में ही रहता है। उसके बाद वो कहीं जाके सेकेंडरी oocyte रिलीज करना स्टार्ट करता है। तो मियोसिस 1 के बाद आपको यहाँ पर सेकेंडरी oocyte एंड योर फर्स्ट पोलर बॉडी। यहाँ पर ये अनइक्वल डिवीजन रहेगी, एक छोटा सेल बनेगा दैट इज पोलर बॉडी और एक बड़ा सेल बनेगा दैट इज सेकेंडरी oocyte। अब ये यहाँ पर हमारे हैप्लॉइड सेल्स हैं, ये डिप्लॉइड सेल्स थे, राइट? अब देखो ध्यान से समझना, oogonia से प्राइमरी oocyte ये हमारे एम्ब्रियोनल स्टेजेस में बन चुके हैं। एम्ब्रियोनल स्टेज यानी कि आप बोल सकते हो फिटल लाइफ। राइट? अब ये हमारा रह गया चाइल्डहुड। प्यूबर्टी के दौरान सेकेंडरी oocyte रिलीज होना स्टार्ट हो गया, राइट? और जब हम अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में है, ध्यान से समझना, सेकेंडरी oocyte जब तक ओवम में कन्वर्ट नहीं होता, जब तक वो स्पर्म मीट ना करे, ओवरी से हमेशा रिलीज होता है सेकेंडरी oocyte, नॉट ओवम। एनसीईआरटी में उसको करेक्ट कर लेना, ओवरी से रिलीज होता हुआ ओवम दिखाया हुआ है, बट दैट इज सेकेंडरी oocyte, नॉट ओवम। ओवम हमारा जब हमारी रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टार्ट होती है देन इट इज देयर। रिप्रोडक्टिव फेज, जब हम अपनी रिप्रोडक्टिव लाइफ में होते हैं, जब स्पर्म से मीट होता है, जब कॉपुलेशन होता है, तभी सेकेंडरी oocyte कहीं जाके ओवम में कन्वर्ट होता है। यानी कि मियोसिस 2 वो बिना स्पर्म के एग्जिबिट करता ही नहीं है। सेकेंडरी oocyte आपका रिलीज हो जाता है आपके वजाइना से ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। So this is your second polar body, again unequal division। ये unequal division इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमें यहाँ पे 2 ओवम नहीं चाहिए, अदरवाइज मियोसिस पूरी होने के बाद 1 से 4 सेल बनते हैं तो 4 ओवम होते, बट क्योंकि ये पोलर बॉडीज बन रही है तो एट द एंड ऑफ द प्रोसेस वी आर हैविंग ओनली 1 ओवम। दिस इज ऑल अबाउट द oogenesis। ध्यान से समझो, प्राइमरी oocyte होते हैं हमारी ओवरी के अंदर जब हम बर्थ लेते हैं, 60,000 से लेकर 70,000 हर ओवरी के अंदर। वो प्राइमरी oocyte से सेकेंडरी oocyte में आने में बहुत सारे साल लग जाते हैं, 12-13 साल यहाँ पर लग जाएंगे। तो उस दौरान ओवरी के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं? प्राइमरी oocyte डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं होता सेकेंडरी oocyte में, उस बीच में कुछ फेजेस आते हैं। वो फेजेस क्या है, लेट अस डिस्कस। यहाँ मैं ओवरी बना रही हूँ, दिस इज ओवरी। यहाँ पर आर्टरीज होंगी जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करेंगी, वेन्स होंगे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं, एनर्जी इसको चाहिए।
यहाँ पर एक नेस्ट होता है जिसमें हमारे बहुत सारे प्राइमरी oocyte होते हैं, प्राइमरी oocyte, ठीक है। अब प्यूबर्टी स्टार्ट हो चुकी है तो हर मंथ एक oocyte निकला, प्राइमरी oocyte निकला। इस प्राइमरी oocyte के अराउंड लेयर बनना स्टार्ट हो जाएगी, ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर बननी स्टार्ट हो गई, ठीक है। इसको हम बोलेंगे प्राइमरी oocyte से बेटा बन गया ये प्राइमरी फॉलिकल, प्राइमरी फॉलिकल। अब ये प्राइमरी फॉलिकल अपने अराउंड और बहुत सारी इस तरह की ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर लेके आएगा। सेल्स का नाम है ग्रेन्युलोसा सेल्स। इसको बोलेंगे हम सेकेंडरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल। इसके बाद ये और एनलार्ज होगा साइज में, एक है ना खाली कैविटी बनना स्टार्ट हो जाएगी, इसको हम बोलते हैं एंट्रम, एंट्रम। ये हमारा oocyte है, प्राइमरी oocyte। यहाँ पे और ज्यादा सेल्स की लेयर होनी स्टार्ट हो जाएगी, 2-3 लेयर्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो। उसके बाद ये और मैच्योर, इसको टर्शरी फॉलिकल बोलोगे, टर्शरी फॉलिकल, टर्शरी फॉलिकल। अब ये और मैच्योर होगा, एनलार्ज करेगा और ज्यादा साइज में, एंट्रम का साइज बढ़ चुका है और ये कन्वर्ट हो चुका है सेकेंडरी oocyte के अंदर, यानी कि मेयोसिस 1 जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। अभी इतना ज्यादा बड़ा होने की वजह से LH जो है आपकी बॉडी में, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसका सर्ज होगा, वो पीक पे आ जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रही है आपकी, ठीक है। तो उससे क्या होगा, ग्राफिन फॉलिकल रप्चर कर जाएगा और इस सेकेंडरी oocyte को यहां से रिलीज कर देगा। सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte रिलीज हो गया है, यानी कि ओव्यूलेशन 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पे हो जाता है। जो ये ग्राफिन फॉलिकल बचे हैं, इसके रेमिनेंट जो है वो कॉर्पस ल्यूटियम बनाते हैं। दिस इज कॉर्पस ल्यूटियम। इसको हम बोलते हैं ग्राफियन फॉलिकल या मैच्योर फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, या आप बोल सकते हो बेटा मैच्योर फॉलिकल। अब देखो ध्यान से समझो, यदि प्रेगनेंसी है तो कॉर्पस ल्यूटियम थोड़ा सा बना रहेगा, थोड़े दिन तक बना रहेगा, क्योंकि जैसे ही कॉर्पस ल्यूटियम डिजेनरेट स्टार्ट हुआ, बॉडी में प्रोजेस्टेरोन की अमाउंट जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हुआ, एंडोमेट्रियम शट ऑफ हो जाएगी। तो जो जाइगोट बनेगा वो हम स्पर्म से मीट करेगा, जाइगोट बनेगा वो इम्प्लांट कहां होगा। तो इफ देयर इज प्रेगनेंसी, कॉर्पस ल्यूटियम आपका बना रहता है ताकि प्रोजेस्टेरोन बना रहे और एंडोमेट्रियम शट ऑफ ना हो। इन केस देयर इज नो प्रेगनेंसी, corpus luteum will degenerate, progesterone level will also become low or decreases, जिसकी वजह से endometrium starts to shed off और next menstrual cycle will begin. Clear? So this is all about the oogenesis. ये दोनों ही इवेंट्स चलते हैं, इन दोनों को ही आपको डिस्कस करना है if there is a question of oogenesis. Clear? Next we will discuss about menstrual cycle. Menstrual cycle is another important topic. 101% जो एग्जाम्स में देखा जाता है। Let us discuss about the menstrual cycle. First menstrual cycle is known as menarche, and the last menstrual cycle is known as menopause, that occurs at the age of about the age of 50 years in a woman. जब एक woman 50 साल की होती है तो उसका menopause यानी कि menstrual cycle cease हो जाती है। Okay. Let us discuss the menstrual cycle. एक आपको इस तरह से ग्राफिकल फॉर्म में आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आपकी एनसीईआरटी में मिल जाएगा। बहुत सारे इवेंट्स यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि मैं बात करूं यूट्राइन इवेंट, यूट्रस के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, यूट्राइन हॉर्मोन्स, ओवेरियन इवेंट, राइट, और उसके बाद हम बात करेंगे पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ये हमारे पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल इट्स अ साइकिल जो कि 28 से लेकर 29 डेज तक की रहती है। 28 भी या फिर 29, हम इसको अप्रोक्सीमेटली 28 डेज की साइकिल मान के चलेंगे। इट कैन be of 28 or 29 days. Yeah? First 5 days जब स्टार्ट हुई आपकी मेंसेस, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 दिनों तक
यूट्रस के अंदर जो एंडोमेट्रियम बनी हुई थी वो शेड ऑफ होने स्टार्ट हो गई एंड योर ब्लीडिंग स्टार्ट्स. सो दिस फेज इज नोन एज, फर्स्ट फेज जो रहता है मेंस्ट्रुअल फ्लो, इट इज नोन एज मेंसेस. 3 to 5 डेज का ही रहता है. किसी किसी के अंदर 3 दिन में खत्म हो जाएगा, किसी में 4 दिन के अंदर, किसी में 5 दिन के अंदर. उससे ज्यादा नहीं रहना चाहिए. यूट्राइन हॉर्मोन्स की हम बात करेंगे बाद में. अब ये हुआ क्या, अब देखो 14th डे आप मार्क कर लो यहाँ पे कहीं, 14th डे जो है यहाँ पे इंपॉर्टेंट रहेगा. मेंसेस होने के बाद, ठीक है, आपका फॉलिकुलर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा. फॉलिकुलर फेज या फिर प्रोलिफरेटिव फेज, फॉलिकुलर फेज, जो कि 6 से लेके अपना 17th डे तक रहेगा. ठीक है, चलो अब ओवरी के अंदर क्या होगा, जैसे ही मेंसेस स्टार्ट हुई, नया ओवम बनना स्टार्ट हो जाएगा, नया फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाएगा. ये हमारा प्राइमरी फॉलिकल है, फिर हमारा सेकेंडरी फॉलिकल बनेगा. 14th डे को आपको ओव्यूलेशन दिखाना है, ये बात याद रखना. 14th डे को आपको ओव्यूलेशन दिखाना है. ये आपका एंट्रम और ये आपने सेकेंडरी ओसाइट यहां पे रिलीज कर दिया ऑन द 14th डे. प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल एंड देन टर्शियरी फॉलिकल. टर्शियरी फॉलिकल में हम एंट्रम शो करते हैं. अभी आपको बताया है वही सारे जो ओवरी के अंदर इवेंट्स थे वो हमने शो कर दिए, राइट. अब इसको कैसे करना है, पिट्यूटरी हार्मोन्स दो रहते हैं, LH एंड FSH. LH और FSH दोनों का ही जो लेवल है वो हाई रहता है ओव्यूलेशन के दौरान. ये FSH ड्रॉ किया मैंने. LH ज्यादा पीक पे रहेगा, LH ज्यादा पीक पे रहेगा, ये यहाँ पे भी थोड़ा ज्यादा रहता है. LH जो है एकदम से पीक पे चला जाएगा. क्लियर. सो दिस वन इज LH, सर्ज बोलते हैं इसको. FSH, FSH जो है वो बेसिकली यहाँ पे भी थोड़ा सा बड़ा ही रहता है. इसको थोड़ा सा इस तरह से बनाइएगा पीक को, ठीक है. FSH फॉलिकल्स का डेवलपमेंट करा रहा है, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, फॉलिकल्स को बनने में हेल्प कर रहा है. LH ओव्यूलेशन कराता है. तो क्वेश्चन आ जाए व्हिच हार्मोन इज हेल्पिंग इन ओव्यूलेशन, दैट इज LH सर्ज. LH सर्ज हुआ तो ये हुआ. यूट्राइन इवेंट की बात करूं मैं तो यहाँ पे एस्ट्रोजन, जब ये फॉलिकल बना है तो भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा. एस्ट्रोजन की बात करें और ये बाद में भी थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, ठीक है. प्रोजेस्टेरोन कब पीक पे आया, प्रोजेस्टेरोन जब कॉर्पस ल्यूटियम आया तब पीक पे आया, क्योंकि ग्राफियन फॉलिकल के जो रेमिनेंट्स है वो बनाएंगे कॉर्पस ल्यूटियम. ये कॉर्पस ल्यूटियम बना हुआ है. धीरे धीरे डीजनरेट होगा तो हमारा प्रोजेस्टेरोन कम हो जाएगा, प्रोजेस्टेरोन हो जाएगा कम, एंड दिस इज एस्ट्रोजन. ठीक है. तो प्रोजेस्टेरोन का यहाँ पे मेन फंक्शन रहता है प्रेगनेंसी होनी है या नहीं होनी है. इसीलिए जो आपकी पिल्स आती है ना, इनफर्टिलिटी पिल्स है, जो आपको हमारी जो कॉपुलेशन है उसके दौरान यदि आपको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, है ना, तो जो पिल्स आती है उसमें या तो प्रोजेस्टेरोन होता है या कॉम्बिनेशन होता है प्रोजेस्टेरोन प्लस एस्ट्रोजन का. बेस्ट है पीआरजी और ईएसटी रहे दोनों साथ में, यानी प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों साथ में रहे. लेकिन प्रोजेस्टेरोन अकेला भी काम करता है क्योंकि जो मेन हार्मोन है यहाँ पे दैट वर्किंग एज अ प्रोजेस्टेरोन, राइट. क्योंकि प्रोजेस्टेरोन है आपकी बॉडी के अंदर तो आपका जो एंडोमेट्रियम है वो दोबारा से बन जाएगा. जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हुआ नेक्स्ट साइकिल बिगिन, यानी फर्स्ट मेंसेस जो है आपका ब्लीडिंग जो है वो इससे स्टार्ट हो जाती है. क्लियर. तो प्रोजेस्टेरोन जहां पर है एंडोमेट्रियम फॉर्मेशन कराता है वो. जैसे ही प्रोजेस्टेरोन कम हुआ तो आपकी एंडोमेट्रियम शेड ऑफ, यानी नेक्स्ट पीरियड्स जो है वहां पे स्टार्ट हो जाएंगे. दूसरी बात 17 तक तो हमारा रहा हमारा फॉलिकुलर फेज. अब ये ल्यूटियल फेज इसको बोल देते हैं, जैसे कॉर्पस ल्यूटियम स्टार्ट. तो ये जो पूरा फेज है हमारा इट इज नोन एज ल्यूटियल फेज. कॉर्पस ल्यूटियम इस दौरान बना है तो ल्यूटियल फेज बोल दिया. ये प्रोजेस्टेरोन सिक्रीट करता है इसीलिए हमने इसको सिक्रीटरी फेज बोल दिया. एक क्वेश्चन आ जाता है कि ओवरी के अंदर भाई ऐसा कौन सा सेल है जो एज अ ग्लैंडुलर सेल काम कर रहा है. अब ग्लैंड्स होते क्या है, ग्लैंड वो है जो कि हार्मोन रिलीज कर रहा है. यहाँ पे हार्मोन रिलीज कौन कर रहा है, कॉर्पस ल्यूटियम. प्रोजेस्टेरोन रिलीज कर रहा है तो कॉर्पस ल्यूटियम विल बी द आंसर. क्लियर. सो इन मेंस्ट्रुअल साइकिल वी आर हैविंग 3 phases, मेंसेस, फॉलिकुलर फेज एंड ल्यूटियल फेज. क्लियर. मेंसेस के दौरान ब्लीडिंग होगी, फॉलिकुलर फेज के दौरान फॉलिकल्स बनेंगे, 14th डे ओव्यूलेशन हो जाएगा.
उसके बाद सिक्रेटरी फेज जो है हमारा वो स्टार्ट हो जाता है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको आपको जरूर 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 करके जाना है। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ ओवम हम डिस्कस करेंगे, देन फर्टिलाइजेशन एंड देन पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट एंड देन पार्चुरेशन। दीज आर द टॉपिक दैट वी आर लेफ्ट विद। ओके, नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। पहले स्पर्म का स्ट्रक्चर बनाएंगे एंड देन वी विल ड्रॉ ओवम स्ट्रक्चर। स्पर्म कुछ इस तरह से सबसे ऊपर जो हेड प्रेजेंट है, हेड के ऊपर टिप बनाओगे जिसमें बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट है। एक्चुअली इट इज गोल्गी एपरेटस, गोल्गी बॉडीज हैं जो एक्रोसोम में कन्वर्ट हो चुके हैं स्पर्म के अंदर। देन एक छोटा सा यहाँ पे नेक लाइक स्ट्रक्चर रहेगा, फिर आपका मिडल पीस रहेगा एंड देन वी विल ड्रॉ द टेल। पूरे स्ट्रक्चर के ऊपर भी सेल है तो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ करना मत भूलना। ये है हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। 3 मेन पार्ट है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। दिस इज हेड, बट हम 4 पार्ट लिखेंगे। दिस इज नेक, दिस इज मिडल पीस, and this one is tail. Okay, हेड के अंदर न्यूक्लियस, हैप्लॉइड सेल है ये हमारा। न्यूक्लियस प्रॉपर्ली यहाँ पे नहीं होता, क्रोमेटिक मटेरियल आप यहाँ पे बोलोगे सिर्फ। दिस इज एक्रोसोमल टिप, एक्रोसोम, जिसके अंदर एंजाइम्स हैं। ओवम को जब ये पेनिट्रेट करेगा तो ये ओवम के अंदर जाने में, हेड को जाने में हेल्प करता है, ओवम की वॉल को डिग्रेड करने में हेल्प करेगा, अदरवाइज स्पर्म एंटर नहीं कर सकता। हेड में सारी हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। नेक में रहते हैं सेंट्रियोल, ठीक है। मिडिल पीस के अंदर रहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड कराएंगे ताकि यूट्राइन इवेंट जो है वो प्रोसीड हो सके, यूट्रस के अंदर ये मूव कर सके हाई एनर्जी के साथ। तो यहां पर प्रेजेंट होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारे टेल, इट्स फॉर स्विमिंग, ताकि स्विम कर सके यूट्रस के अंदर। सो दिस इज ऑल अबाउट स्पर्म स्ट्रक्चर। ओवम, हर एक सेल की तरह इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देन वी विल ड्रॉ हियर जोना पेलुसिडा, जोना पेलुसिडा। Then we are drawing corona radiata cells. These are the corona radiata cells. इसके अंदर है हमारा सेकेंडरी oocyte. This one is secondary oocyte, ठीक है। So this one is the space. के बीच में एक स्पेस प्रेजेंट है, जोना पेलुसिडा प्रेजेंट है। जोना पेलुसिडा पे जैसे ही फर्स्ट स्पर्म जो जाएगा तो वो ब्लॉक कर लेती है अपने आप को, ताकि और कोई स्पर्म का हेड जो है इसके अंदर ना आ सके। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ ओवम एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक इज फर्टिलाइजेशन। इम्पॉसिबल है, अदरवाइज फर्टिलाइजेशन विल नॉट बी पॉसिबल। क्लियर? तो दोनों साइमल्टेनियसली फैलोपियन ट्यूब के अंदर पहुंच जाने चाहिए। इस कमिक रीजन के अंदर only and only fertilization can be possible. Okay? So fertilization के दौरान हुआ क्या? ओवम जो है उसके पास स्पर्म पहुंचेगा, जोना पेलुसिडा पे जैसे ही वो अटैक करता है उसका हेड अंदर चला जाता है, जोना पेलुसिडा ब्लॉक कर लेती है ताकि कोई और स्पर्म उसको फर्टिलाइज ना कर सके। जैसे ही स्पर्म का हेड अंदर गया, न्यूक्लियस चला गया, उसी दौरान सेकेंडरी oocyte will convert into ovum and completes its meiosis too. सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्मेशन तब होता है, पोलर बॉडी जोना पेलुसिडा में आ जाएगी, डीजेनरेट हो जाएगी। फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ स्पर्म एंड ओवम विल टेक प्लेस और एक डिप्लॉयड सेल वहां पे बनेगा, दैट इज जाइगोट। एंड दैट इज ऑल अबाउट द फर्टिलाइजेशन, मींस फ्यूजन ऑफ sperm and
ओवम न्यूक्लियस में हम बोलोगे। टू फॉर्म बनेगा क्या? टू फॉर्म जायगोट। और मोस्ट फर्टाइल पीरियड वही रहता है हमारा 10 से लेकर 17 की हम मेंस्ट्रुअल साइकिल की विंडो को लेते हैं, क्योंकि माना जाता है कि 14th डे ओवम होगा और 3 दिन पीछे के और 3 दिन आगे के हम इसमें ले सकते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटी है कि थोड़ा सा वो वेरिएशन हो सकता है। और 2-3 दिन के लिए फैलोपियन ट्यूब के अंदर ओवम रहता है, उसी दौरान ये स्पर्म पहुंचेगा, ओनली एंड ओनली देन फर्टिलाइजेशन कैन बी पॉसिबल। अब उसके बाद जायगोट बन गया, प्रेगनेंसी। जायगोट बनते ही नहीं बोलते, जब तक जायगोट एम्बेड नहीं कर जाता एंडोमेट्रियम के अंदर तब तक प्रेगनेंसी जो है वो आपकी स्टार्ट नहीं होती। सो नाउ व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये यूट्रस की फीमेल बॉडी के अंदर ये होने वाला है प्रोसेस सारा। यहाँ पे इस्लामिक रीजन के अंदर फॉर एग्जांपल जायगोट हमारा बन चुका है। जायगोट ट्रेवल, मानो ये जायगोट बन गया इस्लामिक रीजन के अंदर। जायगोट अब ट्रेवल करेगा और डिवाइड करेगा, पहले 2 सेल में, फिर 4 में, फिर 8 सेल में। 8 सेल तक के जायगोट को हम बोलते हैं मॉर्यूला। और इसके अंदर जो छोटे छोटे सेल्स हैं, दीज आर ब्लास्टोमियर्स। इनको बेटा हम बोलेंगे ब्लास्टोमियर्स। अधिकतर जायगोट जो है यानी कि एम्ब्रियो जो है वो यूट्राइन फंडस रीजन पे ही यानी कि ऊपर के हिस्से पे ही एम्बेड करता है। तो हम सपोज करते हैं कि यूट्रस के सबसे बेस्ट पॉसिबल जो रीजन है जहां पे एक जायगोट का एम्बेड होना चाहिए वहां होगा। अभी और रन करें, जैसे ही यूट्रस में आएगा, जैसे ही यूट्रस के अंदर आएगा तो अब ये हमारा ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा। ब्लास्टोसिस्ट अभी तक कुछ इस तरह से डिवीजन होती है, पेरिक्लाइन में डिवीजन होनी स्टार्ट हो जाएगी। बाहर के सेल्स अपने आप को अरेंज करेंगे, ये वाले सेल्स अरेंज करेंगे, इनमें डिवीजन बंद हो जाएगी। अंदर 3 लेयर बन जाएगी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म। पहले एक्टो और एंडो बनती है, फिर मीजो बनेगी। उससे पहले क्या होगा, बाहर की लेयर जो है इसको हम बोलेंगे ट्रोफोब्लास्ट। ट्रोफोब्लास्ट। अंदर का जितना भी ये मास है, ये जो वाला मास है, इसको बोलते हैं इनर सेल मास। दिस वन इज आवर इनर सेल मास। ये इनर सेल मास अपने आप को 3 लेयर में अरेंज करेगा। सबसे बाहर एक्टो, सबसे अंदर एंडो और सबसे बाद में आएगी मीजोडर्म। ह्यूमंस जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है क्योंकि उनके ऑर्गन जो है 3 जर्म लेयर से बने हैं। क्लियर? आफ्टर दैट क्या होगा, जो ट्रोफोब्लास्ट है उसमें छोटे छोटे विलाई बनने शुरू हो जाएंगे, डिजिट्स बनने स्टार्ट हो जाएगी। इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई। इस कोरियोनिक विलाई के आसपास मैटरनल ब्लड जो है वो इंटरडिजिट करना स्टार्ट हो जाएगा, फंसना स्टार्ट हो जाएगा और बाद में यही फॉर्मेशन करता है प्लेसेंटा का। प्लेसेंटा का, राइट? प्लेसेंटा जो है वो एम्ब्रियो और बीच में कनेक्शन बनाती है ताकि वो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, रेस्पिरेटरी गैसेस, वेस्ट या कुछ भी चीजों का जो आपने एक्सचेंज करना है, दैट अकर थ्रू दिस cord that is known as umbilical cord. Umbilical cord, right? Placenta जो है as an एंडोक्राइन ग्लैंड भी काम करती है क्योंकि ये हार्मोन रिलीज करती है, HCG, HPL, इस तरह के हार्मोन जो है वो रिलीज किए जाते हैं, प्रोजेस्टेरॉन इवन, ये सारे हार्मोन जो है प्लेसेंटा रिलीज करती है। रिलैक्सिन एक हार्मोन है जो कि ओवरी रिलीज करती है, ये बॉडी को रिलैक्स करने में हेल्प करेगा क्योंकि फीमेल की जो यूट्रस उसका साइज डे बाय डे बढ़ता रहेगा तो बॉडी को रिलैक्स करने के लिए रिलैक्सिन नाम का हार्मोन रिलीज होता है। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, नेम द हार्मोन्स दैट आर प्रेजेंट ओनली एंड ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। 3 हार्मोन्स का नाम याद रखोगे, दैट इज HCG, दैट इज HPL एंड रिलैक्सिन। HCG is human chorionic gonadotropin, HPL is human placental lactogen and relaxin, it is for relaxing the structure। ठीक है, HCG, HPL प्लेसेंटा ने रिलीज किया, रिलैक्सिन इज रिलीज्ड बाय ओवरी। तो सिर्फ प्लेसेंटा के पूछे जाए हार्मोन तो ये बोलोगे, ओवरी के पूछे जाए तो रिलैक्सिन बोलोगे। क्लियर? सो अब इसके बाद क्या होगा, एक्टोडर्म अपने वाले ऑर्गन बनाएगी, एंडोडर्म को जो उसने बनाना वो बनाएगी। जैसे मीजोडर्म की हम बात करें वो हार्ट फॉर्मेशन का काम करती है और बहुत सारे इंटरनल डेलिकेट ऑर्गन्स को बनाती है, तो ऑर्गन फॉर्मेशन जो है स्टार्ट हो जाएगा। अब कौन सा ऑर्गन कब बनेगा वो हमें देखना है। प्रेगनेंसी को हमने 3 ट्राइमेस्टर्स में कन्वर्ट कर दिया है। टोटल जो है 9 मंथ का टाइम पीरियड रहता है और ये 9 मंथ का जो टाइम पीरियड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, दिस इज नोन एज गेस्टेशन और जेस्टेशन पीरियड। ये जो जेस्टेशन पीरियड है 9 मंथ का रहेगा।
3 मंथ के हमने 3 ट्राइमेस्टर बना लिए हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान डिजिट्स बनने स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर के एंड पे सारे मेजर ऑर्गन्स आपके बन चुके होते हैं, ठीक है। एट द एंड ऑफ 6 मंथ बेबी मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है एंड आफ्टर दैट हेयर्स, आईलिड्स ये सब बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ 7th मंथ बेबी इज फुल्ली डेवलप्ड। 8th मंथ में सिर्फ वो मैच्योर होता है, 7th मंथ में बच्चा फुल्ली डेवलप हो जाता है, उसके मेजर ऑर्गन सभी आ जाते हैं, कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता जो फॉर्मेशन नहीं हुआ होता। 8th मंथ में सिर्फ वो बच्चा मैच्योर हो रहा होता है। कुछ बच्चे 7th मंथ में भी डिलीवर हो जाते हैं, बट दे आर नॉट मैच्योर, दे आर इमैच्योर। ऑर्गन्स आर देयर, ऑल ऑर्गन्स आर देयर, बट दे आर इमैच्योर, right? And at the end of the 9th month the baby is fully ready to deliver out. Clear? अभी डिलीवरी का कॉन्सेप्ट होगा कैसे, डिलीवरी कैसे होती है, पार्चुरेशन के सिग्नल्स कहां से आते हैं वो हमें डिस्कस करना है। सो हाउ पार्चुरेशन टेक प्लेस, पार्चुरेशन है क्या? डिलीवरी ऑफ अ चाइल्ड फ्रॉम द यूट्रस इज नोन एज पार्चुरेशन। अभी पार्चुरेशन प्रोसेस होता कैसे है, लेट अस डिस्कस। पार्चुरेशन के दौरान होगा क्या, जैसे ही बच्चा फुली डेवलप हो जाएगा, बेबी फुली डेवलप हो जाएगा, फीटल रिफ्लेक्स एक्शन विल बी स्टार्टेड आउट, जिससे मदर के मैटरनल पिट्यूटरी से हार्मोन स्टार्ट हो जाएगा रिलीज होना, दैट इज ऑक्सीटोसिन। ये ऑक्सीटोसिन यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कराता है। अब ध्यान से समझो बेटा, यूट्रस के अंदर बेबी है, वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो गया, छोटा होना स्टार्ट हो गया, तो वो पुश करेगा बेबी को बाहर की साइड। जितनी ज्यादा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन उतना ज्यादा ऑक्सीटोसिन, जितना ज्यादा ऑक्सीटोसिन उतना ज्यादा यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन। ये लेबर पेन होता शुरू होता चला जाता है और यूट्रस इतना ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा कि उसको एक्सपेल करना पड़ेगा बेबी को बाहर की तरफ। एंड हेंस एट द एंड ऑफ द प्रोसेस पार्चुरेशन टेक प्लेस, यानी कि डिलीवरी ऑफ अ बेबी जो है वो हो जाता है। क्लियर? इसके अलावा ऑक्सीटोसिन जो है वो जैसे डिलीवरी हो गई, बच्चे की डिलीवरी में तो ये हेल्प कर ही रहा है, मैमरी ग्लैंड से मिल्क को रिलीज करने में यानी कि इजेक्शन ऑफ मिल्क के अंदर भी ऑक्सीटोसिन का ही काम है। फॉर्मेशन में बात नहीं कर रही हूं मैं, सिर्फ इजेक्शन ऑफ मिल्क में कौन हेल्प कर रहा है हमें, ऑक्सीटोसिन। दूसरी बात, यहाँ पर आपका एक क्वेश्चन आता है कोलेस्ट्रम के ऊपर। कोलेस्ट्रम वो कुछ पहले दिनों का मिल्क लाइक सिक्रीशन है जिसमें एक मदर बहुत सारी एंटीबॉडीज रिलीज करती है थ्रू हर मेमरी ग्लैंड, जो बेबी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज ऐसी हैं जो क्योंकि बेबी अभी तक यूट्रस के अंदर था, अब वो पहली बार एनवायरमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर आया है, तो बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से उसे लड़ना है। दैट्स व्हाई ही और शी नीड्स कोलेस्ट्रम। इसके अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज होते हैं। बेसिकली हमारी यहाँ पर IgA एंटीबॉडी जो है वो यहाँ पर भर के रहती है, भरपूर मात्रा में रहती है। तो ये कोलेस्ट्रम जो है बेबी के लिए पहले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट